हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का इंग्लिश लिटरेचर एससीईआरटी क्लास 11th प्रोज सेक्शन से। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 4 टू चैप्टर 6 करवाने जा रहा हूँ। 4, 5, 6 3 चैप्टर को मैं करवा दूंगा प्रोज सेक्शन क्लास 11th। माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने जो आप लोगों का जो चैप्टर करवाया था प्रोज सेक्शन में, वो क्लास 11th का पोएट्री सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्लास 11th का प्रोज सेक्शन में आपका 1 to 3 हो चुका है। आज की वीडियो में 4 to 6 रहेगा। इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ ग्रामर ही रहेंगे, लिटरेचर भी रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होगा ये वीडियो। ठीक है, इसको देखना है इस वीडियो को। इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी मतलब आ सकते हैं, तो हर पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। जैसे कि जो राइटर्स नेम, समरी, डेथ, बर्थ, प्लेसेस, फेमस वर्क्स ऑफ द राइटर, इन सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है, और देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर आता है इससे तो आप मुझे कहोगे, कमेंट जरूर करोगे कि सर आपके वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मिला। तो बिना डिले किए हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4th चैप्टर में देखेंगे। हाँ, 1 to 3 का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और मैं एक इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो पहला हम डिस्कस करेंगे द रूल ऑफ द रोड। जी, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th के प्रोज सेक्शन में द रूल ऑफ द रोड। ये चैप्टर में ही आपको ये हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं रूल की बात हो रही है। तो क्या रोड का रूल कैसा होना चाहिए, डैट इज़ रिटेन बाय एजी गार्डनर। ठीक है, एजी गार्डिनर। तो इनको समझ लेते हैं, पहले एजी गार्डिनर को समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इनका जो ये द रूल ऑफ द रोड है, एजी गार्डिनर के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जन्म जो हुई थी 2 जून 1865 को हुई थी, ओके, चेम्सफोर्ड में। इनकी जन्म 2 जून 1865 चेम्सफोर्ड, जो यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों। डेथ होती है 3 मार्च 1946 को बकिंगम में, जो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ये वाइडली मतलब जाने जाते हैं इन पेन नेम से। उनका पेन नेम जो था, मतलब जो कह सकते हैं घर का नाम, या जो पॉपुलर थे लोगों के बीच में, अल्फ़ा ऑफ द प्लाव, अल्फ़ा ऑफ द प्लाव करके ये फेमस थे, इनकी पेन नेम। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, एजी गार्डनर का पेन नेम क्या था? अल्फ़ा ऑफ द प्लाव नाम था। ठीक है, ये एडिटर रहे थे डेली न्यूज़, और भी बहुत सारे न्यूज़ थे। ठीक है, तो उसमें डेली न्यूज़ का एडिटर रहे थे 1902 से लेकर 1921 तक ये न्यूज़ का एडिटर है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डिलाइटफुल एसेइस्ट रहे मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, हिज एसे जो था, इनकी जो एसे थी, एलिगेंट था, ग्रेसफुल था, ह्यूमरस होती थी, और इस सोसाइटी के लिए काफ़ी पिलर का काम करता था। पीबल्स ऑन द शोर, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, ओके, पीबल्स ऑन द शोर, मेनी फॉरो एंड लिव्स इन द वाइंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग। ये जो पिलर्स ऑफ द सोसाइटी रहा, इनका लिखी हुई ऐसे था। पीबल्स ऑन द शोर, नेक्स्ट, मेनी फॉरो एंड लिव्स इन द विंड आर सम ऑफ द बेस्ट, इनकी राइटिंग रहा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे इनकी। अगर खासियत की बात करते हैं तो ही हैज़ एबिलिटी टू टीच बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ। मतलब ये इनके जो एबिलिटी थी, इनमें एबिलिटी थी ट्रूथ ऑफ लाइफ को, मतलब ज़िंदगी को, सत्य को ही ये दिखाते थे। इनकी राइटिंग में भी देखने को मिलता था। ठीक है, ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ, और ये हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करते थे मोरालिटी से रिलेटेड अपने लाइफ में। ठीक है, इसका जो थीम रहा है ना ऐसे का, लिबर्टी, इक्वालिटी, कंट्रोल, है ना, लिबर्टी इक्वालिटी रही है। तो लिबर्टी इक्वालिटी का मतलब, लिबर्टी क्या, इंडिविजुअल पर्सनल जो लिबर्टी है उसी को लिबर्टी कहते हैं, या सोशल लिबर्टी की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करेंगे, ये पूरा हम लोग देख लेते हैं एक समरी अच्छे से। ठीक है, तो ये समरी स्टार्ट होती है, एक फैट ओल्ड लेडी जो रोड पर चल रही होती है। ठीक है,
वो कहाँ चल रही होती है? पेट्रोग्राड जैसे कि एक जगह है, ठीक है, पेट्रोग्राड, वहाँ पर फुटपाथ पर ना चलकर वो बीच सड़क पर चलती है, ठीक है। और बीच सड़क पर चलकर वो बोलती है कि मेरी मर्जी में जहाँ चलूँ, ये मेरी लिबर्टी है ना। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज करने की मतलब व्यंग किया जा रहा है, बताया जा रहा है पोएट के द्वारा, ये राइटर के द्वारा, कि लिबर्टी का मतलब सच में यही होती है कि आप जो मन करे वो आप बोलो, जो जहाँ मन करे वहाँ चलो, या जैसे आपको रहने का मन है वैसे रहो, क्या यही लिबर्टी है? राइटर बोलते हैं, द राइटर कॉल सच पीपल लिबर्टी ड्रंक। ओके, द ऑथर क्लेरिफाइड दैट एक्चुअली sacrifice seems like a nonsense at first, but later we realize is actually a blessing, because he stops everyone from driving where and whenever he want and saves us from utter chaos। कह रहे हैं कि अगर तुम बीच सड़क पर चलोगे, सब लोग इंडिविजुअली सोचना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ चलो, है ना। अगर वो कैब वाला भी वो बीच सड़क पर ना चलकर वो फुटपाथ पर चलने लगेगा, तो उससे क्या होगा प्रॉब्लम? सारे लोग मारे जा सकते, डिस्टर्ब हो जाएगी जो डिसिप्लिन है वो चीज़ें। मतलब पर्सनली अगर हम लिबर्टी सोचना, आज़ादी सोचने लगे कि आज़ादी का मतलब है जो हम कह रहे हैं वो सब सही है ना, जहाँ चल रहे वो सब सही है, तो ये सभी चीज़ें फिर आगे चल के क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाती है। आगे वो कहते हैं, द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ द किंगडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, it becomes our duty to have consideration for the liberty of others. One can neither be complete anarchist nor a complete socialist. A wise mixture of the two is the only solution. The moment of great sacrifice and heroism and rare, if person are considerate to other, he is following the rule of the road. If he does not another about the comfort and convenience of other, he is going against the rule of the road. One who follow the rule of the road is civilized in the real sense of the word। कहा जा रहा है कि अगर लिबर्टी का मतलब ये है, तो आप मान लेते हैं सेफ ड्राइव करते हो, तो विदाउट हेलमेट आप पहन कर चल रहे, कल के डेट में एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी नुकसान होगी, आपकी जान चली जाएगी। तो लिबर्टी का मतलब क्या यही है कि हम जहाँ मन चले, जैसे मन चले वैसे चल सके, जो मुझे बोलना है वही बोले, ऐसा नहीं है। लिबर्टी का मतलब ये इंडिविजुअल लिबर्टी बिल्कुल नहीं। लिबर्टी का मतलब है कि ऐसी आज़ादी जिससे आप जो कर रहे हो उससे दूसरे को परेशानी ना हो, आप फ्री रहो, है ना, लेकिन उस एक्टिविटी से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पूरा समरी जो था यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एजी गार्डिनर ने, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो आपका है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या कह रहे हैं जेबीएस हेल्डेन। जेबीएस हेल्डेन जो है राइटर है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का। इनका जो पूरा नाम था जॉन बर्डेन सैंडरसन हेल्डेन। इनका हिज फुल नेम इज जॉन बर्डेन सैंडरसन हेल्डेन। इनकी जो जन्म हुई थी, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, 5 नवंबर 1892 को हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में। इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर 1964 भुवनेश्वर में। ध्यान रखेंगे इनकी जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, इसका मतलब है इनकी जो फैमिली मेंबर्स थी, एंसेस्टर, ये इंडियंस थे। स्पाउस हेलेन स्पर्वे थी। स्पाउस का मतलब होता है इनकी पत्नी, हेलेन स्पर्वे। और ये वर्सेटाइल जीनियस थे, बहुत मतलब अलग अलग सेक्टर में नॉलेज रखते थे। जैसे कि ही स्टडी, इन्होंने ग्रीक और लैटिन पढ़ा ऑक्सफोर्ड में, एंड देन वेंट टू लंदन, और पढ़ने के बाद वो लंदन चले जाते रिसर्च करने के लिए जूलॉजी में, सोचिए। फिर उसके बाद ही वॉज इंटरेस्टेड इन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, और इनको अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगने लगा, जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस है, साइंस में भी जूलॉजी। तो ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी। फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बना दी जाती है। अगेन ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। कलकत्ता में ये स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का क्या बन जाते हैं? प्रोफेसर। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इन्हें 11 लैंग्वेज
11 भाषाएं आती थी। कितने भाषा आती थी? 11 लैंग्वेज। हिज आइडियोलॉजी वॉज मार्क्सिस्ट, इनकी आइडियोलॉजी जो थी मार्क्सिस्ट बेस्ड पर था। हिज वर्क इंक्लूड फीडल्स और साइंस एंड द फ्यूचर पॉसिबल वर्ल्ड, साइंस एंड इथिक्स। इनका जो ये मतलब राइटिंग जो थी, जो रिसर्च था, ये फ्यूडल्स या साइंस पर ज़्यादा था, जो ये बता रहा था कि आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा, है ना। दिस एसे टेकन फ्रॉम द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। द इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है कहाँ से लिया गया? तो द इक्वालिटी ऑफ मैन से लिया गया। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें याद रखें क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। अब इसकी समरी हम पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो समरी ये कह रहा है कि हेल्डन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ का जो देखने का नज़रिया है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंस इफेक्ट अस इन टू वे, साइंस जो है हमें दो तरीके से अफेक्ट करता है। फर्स्ट, वी आर बेनिफिटेड बाय इट्स एप्लीकेशन, है ना, इसके एप्लीकेशन से हम ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि यूजिंग कार, बसेज, मोटर व्हीकल्स, ओके, इंस्टीड ऑफ यूजिंग हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स एंड फॉर डिजीज। मतलब इन सारी चीज़ों के जगह पर हम लोगों ने ये ट्रेन, व्हीकल्स, कार्स का यूज किया। किसके जगह पर? बैलगाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी, ये सब के जगह पर। समझ में आ रही बात है? उसके बाद कह रहा है वी आर गोइंग टू डॉक्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सुपरस्टिशंस थिंग्स, है ना। द सेकेंड वन, इट्स इन्फ्लुएंस इन आवर ओपिनियन एज एवरीवन बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड एंड द हेवंस आर नियरली एम्पैथी इंस्टेड ऑफ सॉलिड। हेल्डन कहती है says that the हेल्डन कहते हैं एंशियंट साइंटिस्ट सुपीरियर टू गॉड, है ना। हेल्डन said that scientist is superior to God as he is ethically neutral, he works out the consequence of many actions. Heldon said that science attempt to the truthful and impartial by comparing scientists' point of view with legal point of view. He says that the judge may be impartial in giving his judgment between two individuals, whereas a scientist is impartial not only between people but also about a tapeworm and the solar system. By comparing scientists' point of view with God's view, he says that scientists interpret the consequence of many actions rather than passing judgment, which is well done by done. The tendency of the leverage, man has always dwelt an emotion and ethical side of an issue rather than on fact. For his Heldon mentioned his problem of American Negro. Some Americans believe that Negro are inferior to them and they should be segregated from them, while some believe that they should enjoy the same right like white Americans. But the scientists make it that both these groups of people are comfortable only their respective area and both of them and where they scrap into each other. मतलब अलग अलग भाषाओं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सब्जेक्ट में देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है। लेकिन साइंस जैसे कि इसी में बोल रहा है कि अमेरिकन जो सब अमेरिका बिलीव डैट नेग्रो आर इन्फेरियर। कुछ अमेरिकन का मानना था कि जो नेग्रो है वो इन्फेरियर है, छोटे हैं, लेकिन और कुछ का मानना था कि वो नहीं, अच्छे हैं, है ना। बट साइंस क्या कहता है? साइंस का क्या मानना है? सबका अपना अपना डिसीजन। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम देखें तो वो कहता है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए दैट्स अ कंफर्टेबल एंड एक दूसरे को इज्जत करे एंड बोथ ऑफ देम डाई वेन एवर यू स्ट्राइव इन ईच अदर। ओके, हेल्डन आगे बोलते हैं रिमार्क्स दैट योर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रैशनल। ही सेज दैट द प्री चेयरपर्सन punishment from some good. Heldon makes it clear that health and sickness as part of nature. आगे हेल्डन कहते हैं हेल्डन said that modern medicine has come out with miraculous drugs but it has become very hard to apply to result in practice. For example, diabetes can easily be controlled by taking insulin but people hardly take the suggestion of doctor. Understood? कि इलाज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेते हैं शुगर को, लेकिन कह रहा है कि बट पीपल हार्डली टेक द सजेशन ऑफ डॉक्टर। वाई?
Typhoid can be controlled by using boiling water. Diphtheria, smallpox and measles. The airborne disease can be prevented by public effort, but most of the people do not care to follow it. लेकिन ज़्यादा तो लोग नहीं फॉलो करते हैं. The रीजन क्या होता है इसका कारण? इज डैट वी डू नॉट हैव साइंटिफिक स्पिरिट, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक स्पिरिट नहीं होते. हेल्डन कहते हैं रिमार्क्स डैट द कॉमन पीपल ऑलवेज अटेम्प्ट टू क्योर देम देयर डिजीज बट साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द डिजीज. है ना, कॉमन पीपल जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इनके अनुसार मतलब हर चीज़ को साइंस के नज़रिए से देखना है, वैज्ञानिक के नज़रिए से देखना है. इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो कॉमन पीपल होते हैं, ये लाइन को समझना है, जो कॉमन पीपल ऑलवेज अटेम्प्ट टू क्योर फ्रॉम देयर डिजीज, अपने आप को क्योर रखना है, डिजीज से बचाने के लिए अपने आप को सही रखना है ना. लेकिन जो साइंटिस्ट का नज़रिया है वो कहते हैं कि साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द डिजीज से क्या करना है, बचाना, डिजीज को ख़त्म करना है. फाइनली हेल्डन कहते हैं से डैट मेन एंड वुमेन शुड नॉट गाइडेड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. वो कहते हैं कि हेल्डन कि मेन और वुमेन शुड नॉट, उन्हें गाइड नहीं करना चाहिए गलत जानकारियों देकर. ही कंक्लूड दैट अनलेस एंड अनटिल ह्यूमन अडॉप्ट अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू द इनेमी एंड साइंस डू नॉट कंकर्ड. हम लोग जो यहाँ पर सीधे कटाच किया गया है कि हम जो मिथ पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस पर विश्वास करते हैं बिना कुछ जाने, तो साइंस उसको नहीं मानती है. साइंस प्रूफ को खोजती है. साइंस जो है आपको पहले उसको चेक करती है, ऑब्जर्व करती है, देन ट्रस्ट करती है. तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो कहते हैं कि साइंस कभी फॉल्स नॉलेज से गाइड नहीं करता है किसी को भी. साइंस हमेशा एक फैक्ट पर विश्वास करता है. चलिए यहीं तक था. आगे हम बात करेंगे आई पास द दिल्ली टेस्ट. दोस्तों ये जो चैप्टर 6 का टॉपिक है, आई पास द दिल्ली टेस्ट, है ना, दैट इज रिटन बाय SM गवास्कर, सुनील मनोहर गवास्कर इनका पूरा नाम था. तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें गवास्कर जी के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये दिल्ली टेस्ट में क्या है. तो दोस्तों सुनील मनोहर गवास्कर जो है, इनकी जन्म जो है 10 जुलाई 1949 को बॉम्बे में हुआ था. अभी ये जिंदा है, ठीक है. और ही इज़ द लीजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन. और ये ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे. लीजेंडरी का मतलब एक हिस्ट्री, इतिहास या स्टोरी. ही ऑल्सो रिनोन्ड टीवी कमेंटेटर भी हैं, प्रोलिफिक राइटर्स भी हैं. ही वॉज द ऑथर 3 बेस्ट सेलिंग बुक. इनकी 3 बहुत ज़्यादा बिकने वाली सेलिंग बुक रहा है. सनी डेज 1976, आइडल्स 1983 और द रन्स एंड रून्स 1981 में लिखा गया था. ही इज द पास आउट फ्रॉम सेंट जेवियर हाई स्कूल एंड कॉलेज. सेंट जेवियर हाई स्कूल से एकेडमिक इनकी पास हुई है. और ठीक है, ये काफ़ी लिटिल मास्टर के नाम से फेमस है. ही हैड मेड 34 टेस्ट सेंचुरी. इनके नाम 34 टेस्ट सेंचुरी है, 125 टेस्ट मैसेज है ना. और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है आपका, ये जो इससे आप जो पढ़ रहे हो, ये लिया गया रन्स एंड रून्स से, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है. तो अब स्टार्ट करते हैं कि आई पास द दिल्ली टेस्ट में क्या कहा गया है. दोस्तों दिल्ली टेस्ट जो है इनका एक्सपीरियंस है, जो ये लाइफ में अपने जो गेम खेले, क्रिकेट खेले, उसी के बारे में ये बता रहे हैं. ठीक है ना, मतलब इनके लाइफ में, तो ये फाइनली कह सकते हैं दोस्तों, ये बताते हैं अपने कैरियर में जो इन्होंने, जो अपने पूरी कैरियर में इन्होंने जो क्रिकेट खेला, उस क्रिकेट खेलने के टाइम, ड्यूरिंग द प्ले टाइम, ड्यूरिंग द गेम टाइम, क्या क्या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहा, उतार चढ़ाव क्या रहा है ना. इस प्रोच को पढ़ने के बाद हमें क्या जानने को मिलता है. जनरली ये बोलते हैं कि कभी भी हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, अपने पेशेंस रखना चाहिए. ओके, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए कहीं भी किसी चीज़ से. तो ये इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि एक मतलब एग्जाम्पल है गवास्कर साहब कि यू डोंट स्केयर्ड फ्रॉम द फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना है. बिकॉज बेस्ट एग्जाम्पल, यानी फेल्योर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. फेल्योर कैन बी अ पिलर ऑफ सक्सेस. फेल अब अगर आप हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ समझ रहे हो. ठीक है, तो फेल्योर जो है एक सक्सेस का पिलर भी. तो इसमें थोड़ा समरी देख लेते हैं कि
दिल्ली में एक टेस्ट हो रहा होता है और वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर के बैट्समैन थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, तो ये बैट्स दिल्ली पिच पर हो रहा होता है और इन्हें कुछ दिनों से इनकी परफॉर्मेंस जो है गेम का ठीक नहीं रहता है ना। तो उसी के बारे में ये डिस्कस करते हैं। ही द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन, यहाँ तक ये पहले ऐसे बैट्समैन रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ा, जैसे कि 29 से टेस्ट सेंचुरी। ही हैज़ स्कोर 34 सेंचुरी ओके ड्यूरिंग हिज टेस्ट कैरियर सो फार। तो एक बिग अचीवमेंट भी रहा है उनका नाम। ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में और फर्स्ट जो पहला ओपनिंग जो बैट्समैन का होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रगल होता है। तो उसमें नए बॉल होते हैं, नई पिच होती है, नई बैट्स मतलब ये सारा कुछ देखते हुए काफ़ी उछाल आता है बॉल में, तो उसको सामना करते हुए खेलते थे। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ पिक्चर द टेस्ट मैच प्ले एट द दिल्ली स्टेडियम। तो इस प्रोज में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये जो पिक्चर है ये दिल्ली स्टेडियम का है, वहाँ पर गेम चल रहा है। द बैटिंग परफॉर्मेंस एट दैट टाइम वाज नॉट मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस वो सही नहीं था कुछ दिनों से। उन्होंने सेकेंड बुक आइडल में रिलीज किया और ये जो समारोह है उसको उद्घाटन करने गेस्ट के रूप में कौन आते हैं, चीफ गेस्ट लेलॉयड ओके माइकल होल्डिंग एंड जेफ डेजॉन ऑनर द सेरेमनी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच। चलिए आगे देखते हैं। गावस्कर आगे कहते हैं इसमें कि उनकी जो कुछ दिनों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, है ना, लेकिन अब इसी सब को देखते हुए उनकी पत्नी और दोस्त भी जॉय वहाँ पर उनके मतलब केम टू हिम उनके साथ आए थे एंड हिज वाइफ एडवाइस्ड, और उनकी पत्नी उनको एडवाइस देती है टू डू वेल इन द टेस्ट मैच द नेक्स्ट डे, कल तुम अच्छा करना। सम अदर गर्ल्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड, कुछ और भी गर्ल्स जो थी वो उनसे रिक्वेस्ट करती है हिम टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ हिज कैरियर, और कैरियर में सबसे फास्टेस्ट स्कोर बनाने के लिए कहती है। देयर वर सम क्रिटिक्स, कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे मतलब, और कुछ उनको अच्छा भी अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, है ना, जो मतलब कुछ कमेंट आए थे उनके पोस्ट ऑफिस लेटर के थ्रू भी उनके बेस्ट विशेज आए थे, कुछ क्रिटिसाइज भी हुए थे, कुछ इंटरनेट पर भी चीज़ें धड़ल्ले से मैसेज, उस समय इतनी इंटरनेट फेमस नहीं था तो लेटर वगैरह से मैसेज वगैरह डिलीवर हो रहा था उनके लिए, तो कुछ उनके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये दोनों का मिक्सअप रहा, मिला जुला असर रहा था। गावस्कर रिसीव्ड सम मैसेज बाय पोस्ट, वही सब चीज़ें यहाँ बताई गई है, ठीक है। ही एडेड अनदर सेंचुरी, और उन्होंने कहा कि 94 मतलब बॉल खेलने के बाद, मतलब 94 जो पावर बॉल खेलने के बाद उन्होंने फिर सेंचुरी बनाई, तो ये एक और एडेड हो जाता है। लेकिन बोलते ये मेरा, और ये काफ़ी फास्टेस्ट सेंचुरी था, लेकिन वो कहते हैं कि ही डिड नॉट कंसिडर इट द बेस्ट सेंचुरी ऑफ हिज कैरियर, उनके कैरियर में ये बेस्ट सेंचुरी नहीं था। ही सेज माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वॉज, वो कहते हैं मेरा सबसे बेस्ट सेंचुरी जो रहा था ओल्ड ट्रैफोर्ड इन 1974 में, एक ओल्ड ट्रैफोर्ड में जो बनाया हुआ सेंचुरी था वो सबसे बेस्ट सेंचुरी रहा मेरे लिए। द कंडीशन देर वर अगेंस्ट द बैटिंग एंड आई डिडंट स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 years, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला। गावस्कर आगे कहते हैं कि ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस ड्यूरिंग द टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के टाइम में वो अपने पेशेंस को कभी नहीं खोए। ही इज़ गुड प्लानर, ये एक अच्छे प्लानर हैं। टेस्ट मैचेस स्ट्रैटेजिकली एंड इंटेलिजेंटली, वो एक स्ट्रैटेजिक बनाकर इंटेलिजेंट वे में खेलते हैं। बिकॉज नेवर हैजिटेट, वो कभी मतलब हैजिटेट नहीं करते, नर्वस नहीं हुए, कन्फ्यूज, केयरलेस, इस तरीके की चीज़ें नहीं मतलब उन्हें मतलब परेशान नहीं हुए उस सभी चीज़ों से। ही फॉलोड द सेम ट्रेंड इन हिज पर्सनल लाइफ, और ये सिर्फ ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड से बाहर भी इसी टाइप से वो हमेशा रहते थे। गावस्कर लाइफ इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेल्योर कैन बी पिलर ऑफ सक्सेस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताया कि फेल्योर जो होता है इट कैन बी अ पिलर ऑफ सक्सेस। तो आप फेल्योर होने से कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। तो ये था आपका मैसेज इस प्रोच का। तो आई होप ये 3 प्रोज आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट प्रोज के साथ मिलते, आप अपनी तैयारी
जारी रखें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।